नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। चूंकि सुपरवाइजर की परीक्षा बहुत ही ज्यादा पास आ गई है तो हम अधिनियम से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले हैं जो वन लाइनर में मिलेंगे। साथ ही इन अधिनियमों से संबंधित कुछ बातें भी आपको पढ़ाते हुए चलेंगे ताकि आप उसमें कॉन्सेप्ट वाले जैसे क्वेश्चन आता है तो आप बना सको। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, चूंकि ये सुपरवाइजर पेपर में नहीं दिया है फिर भी आपके लिए जरूरी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की कुछ बातें हैं। उसके अलावा तीसरा हमने लिया है महिलाओं का कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उससे संबंधित जो अधिनियम होता है। इन तीन अधिनियम से संबंधित जो वन लाइनर बन सकते हैं उसके साथ साथ हाँ कॉन्सेप्ट वाले जो चीजें बन सकती है उसको पढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज का वन लाइनर के साथ साथ आपका स्टडी मटेरियल भी होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महिला आयोग के बारे में भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप नए होंगे और आपको लगता है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपका सब्सक्रिप्शन ऑप्शन सब्सक्राइब लिखा है और रेड कलर में दिख रहा है तो बिल्कुल उसका कलर बदल परिवर्तित करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि इससे फायदा आप ही को लोग को है। जो भी हमारे वीडियोस आती है या एमसीक्यूज आते हैं उन सभी की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बाकी सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट भी करके बताइएगा आपको कैसी लगी जानकारी, पढ़ाने का तरीका कैसे लगा। आप जो भी आपको फीडबैक देना हो आप दे सकते हैं। और एक और चीज है, पेपर पास में है तो बिल्कुल इधर उधर की बातों पे ध्यान देने से बेटर है आपने जितना कर लिया है, जितना आपने पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज करिए, क्योंकि आपके पास अब जो है नए नए चीजों की ओर जो है घुसने का टाइम नहीं है। तो इसको हम एक रिवीजन मोड में पढ़ाते हुए चलेंगे ताकि आपका दोनों तरीके से तैयारी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की अधिसूचना कब जारी की गई? क्योंकि देखिए कोई भी अधिनियम आता है अधिसूचना होती है तो हो सकता है सूचना को भी पूछ दे। तो डेट मिलता है हमको 30 अगस्त 1990। 30 अगस्त 1990 को इसकी अधिसूचना आई थी, इस अधिनियम की अधिसूचना आई थी। तो 30 अगस्त 1990 को यह अधिसूचना आई थी, याद रखिएगा अधिनियम की। उसके अलावा दूसरा हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का विस्तार कहां पर है? जब भी हम किसी अधिनियम को पढ़ते हैं उसमें आपको पहले में ही मिल जाएगा प्रारंभ की तिथि, विस्तार, उसका संक्षिप्त नाम, ये सब धारा 1 के अंतर्गत मिलती है। धारा 2 हमेशा परिभाषाओं से रिलेटेड होता है। तो जो धारा 1 है वहीं पे इसका विस्तार बताता है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, यानी कि जितने केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, सभी जगह पे होगा, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? अगर हम आयोग का अधिनियम तो बात करते हैं 1990 पूरा, लेकिन उसकी कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाएगा? तो याद रखिएगा धारा 3। ज्यादातर देखोगे कोई भी आयोग का अधिनियम आता है ना तो उसकी धारा 3 पे ही रहता है गठन का प्रावधान, वहां पे आपको मिल जाएगा। धारा 3 पे ही पूरा आयोग से संबंधित गठन के प्रावधान आपको ज्यादातर दिखेंगे। तो एक तुक्का भी है जो आप लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता है, पर तुक्का मारने से अच्छा है आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर फर्स्ट में प्रारंभिक रहता है और मतलब नाम वाम रहता है, उसका विस्तार, दूसरे में परिभाषा, तीसरे में अगर कोई आयोग है तो पक्का गठन का धारा 3 में ही दिया रहता है। ये ज्यादातर केसेस में सही होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होने चाहिए? अगर हम टोटल मिलाकर देखें तो यहाँ पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाएगा, धारा 3 के अंतर्गत ही है ये सारी चीजें। एक सचिव रहेगा और 5 सदस्य रहेंगे, यानी कि 7 सदस्यीय क्या रहेगी, ये समिति रहेगी बोल सकते हो, या 7 सदस्यीय आयोग रहेगा जिसमें एक अध्यक्ष रहेगा जो नाम निर्देशित रहेगा, केंद्र इसको नाम निर्देशित करेगा। एक जो है क्या रहेगा, सचिव रहेगा। उसके अलावा जो है 5 सदस्य ऐसे रहेंगे जिनको या तो विधि का नॉलेज हो या आर्थिक विकास, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, प्रशासन, समाज कल्याण, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो उनमें से ही लोगों को लिया जाएगा। यानी टोटल 7 सदस्य होंगे कुल मिला के। इस कमेटी में याद रखिएगा जो आपका 5 सदस्य होते हैं उनमें से एक सदस्य एसटी या एससी समुदाय में से होना आवश्यक होता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे केवल सदस्यता पूछा गया था, 7 सदस्य ही आएगा, पर सदस्य में भी जान लीजिए एक अध्यक्ष, एक सचिव, 5 सदस्य होंगे। 5 सदस्यों का अलग अलग क्षेत्र दिया हुआ है जहां उनको महारथ
हासिल हो और उनमें से भी, उन 5 सदस्यों में से भी एक सदस्य ऐसा हो जो एसटी या एससी कम्युनिटी का हो। तो ये पॉइंट आपको कैसे दे सकता है, कूट में बना के दे सकता है। तो कूट के लिए इस क्वेश्चन को करना आवश्यक है। तो वन लाइनर 7 सदस्य ठीक है, लेकिन बाकी चीजों को कूट के लिए रेडी कर लो। चलिए आते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि के संबंध में क्या शर्तें बताई गई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादातर कोई भी आयोग हो जो संवैधानेतर होता है, संविधान के इतर जो अलग से बोल सकते हो गठित किया गया रहता है और किसी अधिनियम के तहत रहता है, ज्यादातर उस केस में 3 साल से अनधिक जो पद है वो धारण करने का दिया रहता है। तो यहाँ पे भी है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम के अंतर्गत जो सदस्य और अध्यक्ष हैं अपना पद 3 साल से अनधिक ही धारण करेंगे। 3 साल से अधिक नहीं होगा। एक कार्यकाल की बात करें तो 3 साल से अधिक नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अध्यक्ष को पुनः क्या कर दे, हम दोबारा पुनः कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दे, पर वो भी 3 साल तक का ही होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। धारा 4 के अंतर्गत जो पदावधि संबंधी शर्तें हैं वो धारा 4 में आती है। उसी में बताया गया है कि प्रत्येक सदस्य यानी कि अध्यक्ष को मिला के ये सभी 3 साल के लिए अपना पद धारण करेंगे। उसके अलावा आपको मिलेगा 6वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि संबंधी शर्त किस धारा में है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, धारा 4। धारा 4 में ही अलग अलग उपधाराओं में बोलता है, तो धारा 4 में ही याद रखिएगा ये चीजें मिलेंगी जो पदावधि संबंधी उसकी शर्तें रहेंगी। धारा 3 में आयोग का गठन होगा। धारा 4 में उनसे संबंधित शर्त रहेगी, कैसे अध्यक्ष होंगे, क्या सदस्य होंगे, ये सारी चीजों संबंधित जो शर्तें हैं, कितने दिन के लिए पद धारण करेंगे, ये पूरा धारा 4 में आ जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने संबंधी निर्योग्यताएं किस धारा में दी गई हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि उनकी पद रिक्ति के लिए या उनको हटाने से संबंधित जो बातें हैं या निर्योग्यताएं हैं वो कौन सी धारा में आती है। तो याद रखिएगा, धारा 4 की उपधारा 3, धारा 4 की जो उपधारा 3 है, धारा 4 के अंतर्गत भी 1, 2, 3 ऐसे रहता है, तो उपधारा जो 3 है वो बताती है कि किस किस स्थिति में हम अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं। जैसे नॉर्मली सी बात जानना हो आपको, मैं पूरा धारा का दे दूंगी, जो है पूरा एज इट इज आप पढ़ते रहना। अभी एग्जाम का समय कम बचा हुआ है तो सामान्यतः जान लीजिए, दिवालिया अगर कोई व्यक्ति होता है, विकृत चित्त का होता है, मानसिक संतुलन जो है उसका मतलब मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, या वो किसी प्रकार से अपराध लिप्त हो जाता है, तो उसको हटाया जा सकता है। ये सभी उनकी निर्योग्यताएं में जो आपकी धारा 4 में ही 3 के अंतर्गत, जो उपधारा 3 है उसी के अंतर्गत आप हटाया जा सकते हैं इनको। तो यहां से आप जो है एक समान चीज ये समझिए, पागल दिवालिया अगर हो जाता है, मानसिक असंतुलन उसका आ जाता है, या तो वो विकृत चित्त का हो जाता है, या किसी अपराध वगैरह में जो है संलिप्त हो जाता है जो क्षमा योग्य नहीं है, तो सारी तरीकों से जो है उनको एक प्रकार से पद से हटाए जा सकते हैं। तो पूरा अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से अधिनियम की भाषा में पढ़ना है तो धारा 4 में पढ़िएगा, वो भी उपधारा 3 में आपको मिल जाएगी। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा में आयोग से संबंधित समितियों का उल्लेख है। यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उस अधिनियम में समिति क्या क्या गठित होगी, इसका अगर बोलोगे आयोग से संबंधित समिति का गठन का उल्लेख, तो ये भी एक धारा में मिलता है जो है धारा 8। कितने प्रकार की समिति गठित होगी, कैसी कैसी समितियां होंगी, ये ये जो धारा 8 है, अधिनियम की जो धारा 8 है वहां पर बताई गई है। तो अधिनियम की धारा 8 क्या बताती है, समिति को बताती है। उसके अलावा हम देखते हैं बाकी चीजों को। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा में आयोग के कृत्य बताए गए हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। आयोग के कृत्य मतलब आयोग का क्या कार्य होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या कार्य होगा या क्या कृत्य होगा, ये किस में बताया गया है, धारा 10 में बताया गया है। अध्याय 3 के अंतर्गत आता है कृत्य इनका। धारा 10 में बताया गया है कि महिला आयोग का काम क्या होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर गठित किए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, ये भी जान लीजिए, क्वेश्चन तो बन सकता है, भले इसमें दिया न हो या ना दिया हो, पर आपको पढ़ना जरूरी है महिला आयोग को। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी ये जान लीजिए। पहली अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक। जब बनी थी तब सुश्री जयंती पटनायक लिखाता था, तो ये भी मत भूलिएगा, सुश्री जयंती पटनायक शुरुआत में लिखा था, बाद में अभी देखोगे तो श्रीमती जयंती पटनायक का ऑफिशियल अधिनियम में ही लिखा था। तो मैंने अधिनियम के साथ साथ जो अलग से पेज संलग्न किए रहते हैं वो मुझे मिला था, तो मैंने इसमें देखा है जयंती पटनायक दिया था पहली महिला अध्यक्ष जो थी, महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी
थी, 1992 में ये बनी थी, ध्यान रखिएगा। दूसरी अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी थी, जो कि बोल सकते हो अध्यक्ष के तौर पे आई थी। तो ये जो है आपको मिलेगी दूसरे नंबर पे मोहिनी गिरी, पहले पे जयंती, दूसरे पे मोहिनी। उसके बाद अगर आपको ये पूछ दे वो आपको कि राष्ट्रीय महिला आयोग उसकी पहली सचिव कौन थी, तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। पहली थी उमा पिल्लई, उमा पिल्लई पहली सचिव थी महिला आयोग की, और दूसरी थी एनी प्रसाद, ठीक है। तो दूसरी कौन थी, एनी प्रसाद, उमा एनी, ठीक है। जयंती मोहिनी उमा एनी, ऐसे याद रखिएगा। पहले दो रहेंगे, जयंती पहली, मोहिनी दूसरी। अध्यक्ष के तौर पे सचिव में है तो क्या, उमा एनी। उमा एनी मतलब सचिव में पहली कौन है, उमा है, उमा मतलब उमा पिल्लई, और दूसरी कौन है, एनी है, एनी मतलब एनी प्रसाद, ऐसा याद रखिएगा। उसके अलावा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पे वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है या नामांकित किया गया है, याद रखिएगा श्रीमती रेखा शर्मा। उनका पुनः कार्यकाल इसी वर्ष शुरू हुआ था, जो पिछला विगत वर्ष था, 7 अगस्त 2021 से उनका वापस पुनः कार्यकाल शुरू किया गया। इसके लिए अधिसूचना भी आई थी राजपत्र में, जिसको मैंने आज ही जो है टेलीग्राम पे डाला हुआ भी है। तो उनको पुनः कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। पहले वो 18 से 21 तक बनी थी, इनसे पहले ललिता कुमार मंगलम थी अध्यक्ष। इनको यहाँ पे जो है सौंपा गया कार्यकाल जो है, और 21 से इनको पुनः नियुक्त कर दिया गया है पुनः कार्यकाल के लिए, इनका जो शुरू हो गया है। अब 2021 से इनका शुरू हो गया है, तो ये अगले 3 साल तक, या अगर ये 65 साल की हो जाती है तो पहले देखा जाएगा, जो भी पहले होगा उसके आधार पर इनका कार्यकाल नेक्स्ट जो है चलेगा। याद रखिएगा, ये अगर आप जो है व्यक्तित्व के तौर पे देखोगे तो 9वीं है जो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। अगर आप कार्यकाल के आधार पे देखोगे तो इनका 11वां दिखता है, क्योंकि 2 जने ऐसे हैं जो कि डबल कार्यकाल किए हैं, जिसमें एक ये भी है। तो अगर व्यक्तित्व के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे देखोगे तो 9वीं है ये। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यही बात है, नियुक्ति से लेकर 3 साल तक, या फिर उनके 65 वर्ष की उम्र होने तक। मतलब मान लीजिए जैसे वो 64 साल की हैं, तो 64 साल की है तो 3 साल तक तो रह नहीं सकती, तो 65 साल में उनको रिटायर होना है, तो 65 होगी तो क्या हो जाएंगी, अपने पद से अपने आप ही सेवा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए उनका क्या है उम्र है अभी 61 साल, तो अगले 3 वर्ष यानी कि 64 साल होने तक क्या हो सकती हैं, वो पद पर बैठ सकती हैं। तो 65 वर्ष या उनका 3 वर्ष कंप्लीट होना, जो भी पहले होगा उसको कार्यकाल माना जाएगा, याद रखिएगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, याद रखिएगा 31 जनवरी 1992 में की गई थी। भले अधिनियम 1990 में आया, पर 31 जनवरी 1992 को पहली बार महिला आयोग की जो स्थापना है राष्ट्रीय स्तर पर की गई, जिसमें जयंती जी हमारी क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा इनको, 31 जनवरी 1992 को पहली बार राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। 31 जनवरी, याद रखिएगा इसको, 1992। राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई, 15वें नंबर का क्वेश्चन है। राज्य महिला मतलब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो 24 मार्च 2001, 24-3-1 ऐसे याद कर सकते हो आप चाहो तो, 24-3-1 याद रखोगे तो भी बेटर है, जो भी तरीका हो आप याद रख लीजिएगा। 24-3-1 या फिर 24 मार्च 2001 को राज्य में महिला आयोग की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो पहला को भी पहले याद रखिएगा, हेमवंत पोर्ते थी। पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, तो हेमवंत पोर्ते थी। देखिए, महिला आयोग अलग होता है, महिला एवं बाल विकास विभाग अलग होता है, दोनों को बिल्कुल आप कंपेयर नहीं करेंगे। महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बोलेंगे तो हेमवंत पोर्ते, और वर्तमान में कौन है, डॉक्टर किरणमयी नायक जी हैं। इन लोग हमेशा देखोगे आप अच्छे जो है जो विधि का हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अलग अलग क्षेत्र में जो है अच्छे जो इनका रहता है योगदान, उनको लिया जाता है। तो हेमवंत पोर्ते सर्वप्रथम बनाई गई थी। उनके बाद याद रखिएगा सुधा वर्मा को बनाया गया था। उनके बाद तीसरा और चौथा कार्यकाल जो है विभा राव जी ने जो है ये पूरा किया था, और उसके बाद जो है अभी वर्तमान में किरणमयी नायक जी आपको मिल जाएंगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में किरणमयी नायक जो है अध्यक्ष है। तो ये और भी मिलेगा, जो जितने इंपॉर्टेंट चीजें रहती लगभग मैं करवा देती हूँ। वैसे तो पहला और वर्तमान का भी इंपॉर्टेंट है, पर क्या पता किसी का नाम दे दे और बोले निम्नलिखित में से कौन सी एक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहला याद रखिएगा हेमवंत पोर्ते जी, वर्तमान में है डॉक्टर किरणमयी नायक। दूसरे नंबर पे सुधा वर्मा थी। तीसरा और चौथा कार्यकाल विभा राव ने किया था, जो मुझे अभी तक पता चल पाया है।
उसके अलावा जो 17वें नंबर का है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के वर्तमान में सचिव कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे उठा सकता है। तो अभी आप देखोगे वर्तमान में नाम अनीता अग्रवाल का मिलता है जो सचिव के तौर पे कार्यरत है। अगर अभी देखोगे आप तो एक अध्यक्ष, एक सचिव और 4 सदस्यों का नाम ही देखोगे वेबसाइट पे दिखाई देता है, पर आपको याद रखना है टोटल 5 सदस्य जो है अलग से होंगे अध्यक्ष सचिव को छोड़कर, यानी कि ये भी 7 सदस्यीय क्या होगी, संस्था होगी। 7 सदस्यीय संस्था में अभी वर्तमान में एक अध्यक्ष कौन है, हमारी डॉक्टर किरणमयी नायक, एक सचिव कौन है, अनीता अग्रवाल, बाकी अलग से सदस्य मिलेंगे। 4 सदस्यों का नाम आपको दिख जाएगा आयोग की वेबसाइट पे। एक 5वीं सदस्य भी हैं, तो 5 सदस्य टोटल होते हैं अलग से, ये ध्यान रखिएगा। और कुल मिला के 7 सदस्य इनमें भी होता है। सेम इन्होंने फॉलो किसको किया था, मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही पारित हुआ था क्या, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। और यहीं से याद रखिएगा इसी चीज को, ये 1995 का जो अधिनियम है, यही जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तब एज इट इज हमने लिया है। केवल हम प्रतिस्थापित किसको करेंगे, जो मध्य प्रदेश हर जगह नाम लिखा रहेगा उसमें हम प्रतिस्थापित कर देंगे छत्तीसगढ़ को। बाकी कोई भी अलग से अधिनियम नहीं था। याद रखिएगा 1995 में हमारा छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था। तो जो मध्य प्रदेश राज्य का महिला आयोग अधिनियम था ना 1995, एज इट इज हम उसको फॉलो करते हैं। केवल वहां पे मध्य प्रदेश की जगह हम छत्तीसगढ़ शब्द से क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। तो 1995 इसीलिए हमारे सिलेबस में दिया है, पर उसमें आपको उसको सब कुछ चीज को पढ़ने से बेटर है आप महिला आयोग को पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरी जो अलग से अधिनियम मुझे कॉपी मिल नहीं रही है, तो वरना मैं उसको और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर लेती। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, भले ही हमारा राज्य महिला आयोग के बारे में हमको अलग से नहीं मिल रहा है अधिनियम, क्योंकि इसमें पूरा बोला जा रहा था पूरा इसको जो है वापस इसमें संशोधन वगैरह करके नए तरीके से हम निकालेंगे, अपना रहेगा जो। तो अभी तो संशोधन नहीं हुआ है, पर अगर आपसे मान लीजिए गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग का जो गठन है वो किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी अधिनियम हो, धारा 3, जो धारा 3 है वो ज्यादातर आयोग को दर्शाता है। अगर आयोग अलग अलग नहीं दिया है तो, या आयोग का अधिनियम अलग अलग नहीं है तो धारा 3 के तहत ही अधिनियम के धारा 3 के तहत ही इन सभी जो आयोग है उनकी स्थापना हुई है। तो आप ले सकते हो बिल्कुल छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की स्थापना किस धारा के तहत होगी, तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 1995 की अधिनियम की धारा तहत 3 के जो तहत है उसी के तहत की जाएगी करके आप ऐसा लगा सकते हो। तो अध्यक्ष सचिव बिल्कुल याद रखिएगा, 7 सदस्यीय संस्था है ये भी याद रखिएगा, और धारा 3 इसको भी यहीं पे याद रख सकते हो आप। चलिए दूसरी चीजें देखते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग अधिनियम से है, जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है, मीन्स उससे यौन दुर्व्यवहार होता है, उससे रिलेटेड है। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 ये आया हुआ है कि किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न का निवारण बताया गया है। यहाँ पे ये पूछ रहा है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण किस धारा में होगा, तो याद रखिएगा धारा 3। धारा 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे बताएंगे लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, ये पूरा धारा 3 में बताया गया है। मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती थी उसको छांट लिया है। बाकी चीजों को आप कैसे पढ़ोगे, जब मैं उसको आपको टेलीग्राम में डाल के दे दूंगी अधिनियमों को, आप वहां से बिल्कुल उसको स्टडी कर लेना, आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो धारा 3 आप यहाँ पे लगा सकते हो जहां लैंगिक उत्पीड़न के निवारण के बारे में बताया गया है। इसकी उपधारा 1 है जो बताती है किसी भी महिला का किसी कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ये उपधारा में बताता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध तथा प्रतितोष अधिनियम 2013, ये पूरा नाम है, बड़ा नाम है, इसलिए मैं अगर मान लो महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 लिखूं तो भी आप समझ लीजिएगा मैं उसी के बारे में बात कर रही हूं। तो यहां से क्या पूछ सकता है कि इसमें कहा गया है कि महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, किसी भी महिला से कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं होगा। ये किस अधिनियम में या किस अधिनियम की किस धारा में कहा गया है बोलेगा, तो याद रखिएगा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध तथा प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 3 उसके भी उपधारा 1 में ये बात बिल्कुल बताई गई है। तो ये डिटेल में यहाँ पे पढ़ लीजिए। उपधारा 2 में कुछ परिस्थितियां बताई है जो कि उत्पीड़न की कोटि में आते हैं, लैंगिक उत्पीड़न में जिनको माने जाते हैं, जैसे
यदि आप किसी महिला को कुछ गलत बात बोलते हो, मतलब ऐसी चीजें जो यौन जो उससे आपके विचार को दर्शा रहा है, तो वो भी गलत है। किसी महिला को आप धमकी दे रहे हो और उसको जो है गलत तरीके से उसके साथ जो है उसका फायदा उठाना चाहते हो, तो भी वो एक प्रकार से लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। किसी महिला को उसके कार्य को लेके आप क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो कि तुमको काम से निकाल दूंगा, तो भी क्या है, एक प्रकार का वो लैंगिक उत्पीड़न है। किसी महिला के कार्य पे हस्तक्षेप करना, कोई काम कर रहा है वहां पे बैठ के उसको छेड़ रहे हो, ये भी क्या है, एक प्रकार से देखे होगे ना आप, अलग अलग टाइप के सीरियल आते हैं उसमें, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न है। या तो आप महिला कार्य कर रही है, उसके लिए विपरीत परिस्थितियां बना रहे हो, जानबूझ के काम कर रहे हो जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है और वो महिला असहज महसूस कर रही है काम करने में, तो भी किस में आएगा, वो लैंगिक उत्पीड़न में। तो उपधारा 1 और उपधारा 2 इसको अलग से पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये 18वें नंबर के हमारे वन लाइनर क्वेश्चन के साथ मैंने ये पॉइंट करवाया है। अगर केवल पूछेगा लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, धारा 3 में बताया गया है, और धारा 3 की उपधारा में पहले तो बोल दिया लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, और दूसरा में वो परिस्थितियां बताई है जहां पे लैंगिक उत्पीड़न को मतलब बोल सकते हो जो परिस्थितियों पे लैंगिक उत्पीड़न जो है कोर्ट मान्य करता है कि महिला के साथ ये उत्पीड़न हुआ है और उनको न्याय मिलना चाहिए। तो ये पूरा धारा उपधारा जो 2 है, धारा 3 की ही उपधारा 1 और उपधारा की 2 के बारे में ये पूरी बातें आपको मैंने कर दी है। अगर मैं पूरा धारा को पढ़ाऊं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे समय लगेगा, और समय को कमी को देखते हुए मैं जो है इसको जल्दी जल्दी आप लोग को करवा रही हूँ, ताकि आपके पास एक पॉइंट हो और आप यहाँ से ये पॉइंट को या इस धारा को देखो, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन सके। तो ध्यान रखिएगा, धारा 3 के अंतर्गत धारा 1 और उपधारा 1 और उपधारा 2 दोनों को बिल्कुल देख के रखिएगा ना, क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है किसी के सिर से ऊपर से जा रहा हो, स्लो मोड में बाद में देख लीजिएगा, अभी फास्ट में ही करा रहे हैं तो समय कम है। जानकारी पसंद आई होगी तो बिल्कुल शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ना, कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो भी करिएगा। चलिए 19वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध तथा प्रतितोष अधिनियम 2013, सेम है, वही है, पूरा सब रिपीट होंगी। किस धारा के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाएगा, मतलब ये पूरा अधिनियम है, इसके तहत किस धारा के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति गठित की जाएगी, तो याद रखिएगा धारा 4। धारा 4 में ही परिवार समिति गठित होगी, और ये दायित्व किसका रहेगा, कार्यस्थल पर जो नियोजक है, जो कार्य करवाने वाला व्यक्ति है, उसका दायित्व होगा कि वो आंतरिक परिवार समिति को गठन करे। और ये गठन करेगा कैसे, लिखित आदेश इसको दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी दे सकता है, ऊपर से आदेश आ सकता है, चाहे गवर्नमेंट दे सकता है आदेश कि आप जो हो क्या करो, जैसे जिलाधिकारी सामान्यता आदेश देता है कि आप क्या करो, आंतरिक परिवार समिति का गठन करो। कहां पर, तो आपके कार्यस्थल पर। तो यहाँ पे जो है नियोजक को करना अनिवार्य हो जाएगा धारा 4 के अंतर्गत। इसमें एक पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्मचारियों में से ही लिया जाएगा, जो कि क्या रहेंगी, सबसे ऊंचे स्तर पर कोई काम करने वाली महिला होगी। उसके अलावा 2 अलग से सदस्य लिए जाएंगे जो कर्मचारियों में से ही होंगे, जिनको सामाजिक कार्य का अनुभव होगा। उसके अलावा एक और जो है गैर सरकारी सदस्य होंगे, जो कि क्या होगा, उसी में से रहेंगे, मतलब कर्मचारियों में से ही, लेकिन क्या करेंगे, उनको महिला की समस्या से संबंधित या लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों पर अगर जानकारी है तो क्या कर सकते हैं, हम इस परिवार समिति में गठन करने के लिए भी उनको रख सकते हैं। मतलब धारा 4 बताती है आंतरिक परिवार समिति को, और इसमें आंतरिक परिवार समिति का गठन नियोजक करेगा, जिलाधिकारी इसके लिए आदेश करेगा। इस समिति में होगा कौन, एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में से ही होगा, और होगा कौन, सबसे ऊंचे स्तर पर कार्यरत महिला। 2 अलग से सदस्य होंगे, ये 2 सदस्य कौन होंगे, उसी में से होंगे, काम करने वालों में से ही, सामाजिक कार्य का जिनको पता होगा। और एक और सदस्य होंगे जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिनको महिला समस्या के बारे में पता होगा। तो टोटल 4 मिल जाएंगे पीठासीन अधिकारी को लेते हुए, 4 लोग जो है इस समिति में होंगे। उसके अलावा समिति के सदस्यों को 3 वर्ष तक के लिए ही जो है ये पद धारण कर सकते हैं, याद रखिएगा। और जितने लोगों को हम जो है नामांकित करेंगे, उनमें आधा कम से कम महिला होना आवश्यक है। यदि समझ लीजिए 4 लोग का है, 4 समिति में बैठ रहे हैं, 4 सदस्य हो जा रहे हैं पीठासीन को मिला के, तो उसमें से 2 तो क्या होना चाहिए, महिलाएं होंगी। 2 बिल्कुल महिलाएं होंगी ही, ये याद रखिएगा, खास करके इस अधिनियम में 3 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध तथा प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा
अपराध का संज्ञान किस धारा के अंतर्गत लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं कि न्यायालय संज्ञान कैसे लेगा, तो धारा 27, ठीक है, धारा 27, ठीक है, ध्यान रखना, धारा 27 के अंतर्गत क्या करेंगे, अपराध का संज्ञान लेंगे। इसी अधिनियम है, पूरा मैंने नहीं पढ़ा है अधिनियम को, इसी अधिनियम के तहत अपराध किस प्रकार के होंगे बोल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध को किस तरीके से माना जाएगा, असंज्ञेय माना जाएगा। धारा 27 बोलता है असंज्ञेय होगा। असंज्ञेय और संज्ञेय समझ लीजिए, संज्ञेय जब होता है तो वारंट निकालना पड़ता है, किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले वारंट निकालना जरूरी नहीं होता, लेकिन असंज्ञेय है तो वारंट निकालना जरूरी है। मतलब आप कैसे भी किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले आपको वारंट निकालना पड़ेगा। तो सर ऐसा बता रहे थे कि असंज्ञेय में वारंट निकालना जरूरी होता है। अधिनियम के अनुसार किसी अपराध का विचारण कौन कर सकेगा, कोई अपराध हुआ है या नहीं, इस पर विचार कौन कर सकेगा, परिवाद कौन कर सकेगा, तो याद रखिएगा महानगर मजिस्ट्रेट होगा या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। इससे अपर का जो है बोल सकते हो नहीं करेगा। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यही लोग होंगे जो क्या करेंगे, पूरे इसी के लेवल के लोग रहेंगे जो कि अपराध का क्या करेंगे, विचारण करेंगे। किसके अंतर्गत, तो जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए हमने जो 2013 में अधिनियम बनाए हैं उसमें बकायदा लिखा है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा जो अपराध का विचारण करेगा। ये भी पूरा धारा 27 में ही आपको मिल जाएगा, 27 में ही लिखाया है। ये चीजें भी याद रखिएगा, अपराध असंज्ञेय होंगे, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट विचारण करेगा और धारा 27 के अंतर्गत ये पूरी कार्यवाही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा अधिनियम वही है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न वाला। पूरा अधिनियम को मैं नहीं पढ़ रही हूँ। धारा 20 के अंतर्गत जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य और शक्तियां हैं। जिला अधिकारी को क्या कर्तव्य दिया गया है धारा 20 में, ये याद रखिएगा। धारा 20 देखो, आपको ऐसा लगेगा मैं बीच बीच से धारा को ले रही हूँ, पर जो पॉइंट मुझे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने वो ले लिया है, और भी आप इंपॉर्टेंट है पर आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रही हूँ। तो धारा 20 इसमें याद रखना जिलाधिकारी के बारे में बताया गया है। जिलाधिकारी क्या करेगा, जो स्थानीय समिति है वो जो भी रिपोर्ट देगी या जो भी आपका समिति जो गठित करेगा जिलाधिकारी, वो जो भी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट को क्या करेगा, पहले मॉनिटरिंग करेगा, रिपोर्ट में क्या दिया गया है, क्या गलत है, क्या सही है। उसके अलावा ऐसे सभी उपाय जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हो, वो सभी करेंगे। कहने का तात्पर्य है, पहले तो जो भी समिति आएगी, मतलब महिलाओं से संबंधित जो भी उत्पीड़न हुआ है उस पर जो भी समिति गठित की गई है, वो जो भी रिपोर्ट देगी पहले उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जांच परख करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जो जो जानकारियां इकट्ठी की जा सकती है, जो जो जानकारियां सृजित की जा सकती है, और इसके लिए हमको किसी गैर सरकारी संगठन को लगाना है क्या, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमको बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, जिलाधिकारी क्या करेगा, गैर सरकारी संगठनों का चुनाव करेगा कि कौन सा गैर सरकारी संगठन है जो महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में या फिर महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। तो मॉनिटरिंग करना और गैर सरकारी संगठनों को लगाना जो महिलाओं के लिए कार्य कर सके, ये पूरा जिलाधिकारी के कर्तव्य धारा 20 में बताए गए हैं। उसके बाद 24वें नंबर का एक क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष अधिनियम 2013, यही पूरा अधिनियम है। नियोजक के कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत बताए हैं। मतलब कोई व्यक्ति नियोजक है जो कार्य करवाता है, वो उसके कर्तव्य किस में आते हैं, तो धारा 19 में आते हैं। जिलाधिकारी धारा 20, धारा 19 नियोजक का कर्तव्य। अब नियोजक क्या हो सकता है, जैसे आप समझना एक अपने आप में एग्जाम्पल लेके, आपके यहाँ कोई मेड आती होगी जो क्या करती होगी, काम करती होगी, उसके लिए संदर्भ में आप क्या हो, नियोजक हो, क्योंकि आपने उनको क्या दिया है, नियोजन दिया है। नियोजन मतलब कार्य दिया है, तो आप क्या हो, नियोजक हो। तो आपके क्या कर्तव्य है, कैसे पता चलेगा आपको, धारा 19 देखोगे आप अधिनियम की तो आपको पता चलेगा। तो नियोजक के कर्तव्य धारा 19 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर वही लैंगिक उत्पीड़न वाला हमारा जो अधिनियम है 2013, इसके अंतर्गत बोल रहा है जो परिवाद है उसकी जांच अगर लंबित हो जाए, मतलब किसी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है या नहीं, इस पर जो परिवाद है वो उसकी जांच अगर लंबित हो जाए तो महिला की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जांच बढ़ती है तो धारा 12 बोलता है, अधिनियम की जो धारा 12 है वो बोलता है कि महिलाओं को या तो अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण कर दो, या तो उनको 3
माह की छुट्टी दे दो, या जो भी राहत जो अधिनियम के तहत विहित किया जाए वो सभी उनको दे दो। अधिनियम जो है बोलता है कि उनके लिए ये उपाय करो, तो वो सारे उपाय हम कर सकें। तो यहाँ पे आपको ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा। धारा 12 में बताया गया है जांच का परिवाद का जांच अगर लंबित होगा तो क्या करेंगे हम, महिला को या तो कहीं और पे लगा देंगे ताकि उनका काम भी डिस्टर्ब ना हो, और 3 माह तक उनको छुट्टी भी दे सकते हैं चाहे तो, या कोई भी राहत जो विहित किया जाता है। उसके अलावा याद रखिएगा, किसी महिला के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित परिवाद कितने समय के भीतर दर्ज कराए जाएंगे, ये 26वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी चीजें जो है आपको कोई भी काम वाले स्थल है, कोई ऑफिस है, वहां पे आपको दिख जाएगा कि परिवाद कोई महिला उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, ऐसा कब तक दर्ज करा सकती है। तो 3 महीने का समय दिया जाता है इनके लिए। घटना जब होती है उससे 3 महीने के भीतर वो चाहे तो करा सकती हैं। धारा 9 के अधीन ये होता है। परिवाद का जो दर्ज कराने की जो स्थिति है वो धारा 9 के अधीन है। धारा 9 के अधीन वो 3 महीने के भीतर जो है कर सकती है, परिवाद जो है दाखिल कर सकती है। अगर मान लीजिए वो 3 महीने के अंदर ना कर पाए तब क्या होगा, तो 3 महीने के अंदर ना कर पाए ऐसी स्थिति तभी हो सकती है या तो वो शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ हो या उनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसी स्थिति में विधिक वारिस या ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के तहत विहित किया जाएगा या अधिकारी लोग बोलेंगे कि संबंधित व्यक्ति परिवाद दाखिल करा सकता है, तब वो क्या कर सकते हैं, जो है दाखिल जो है जो अवधि है 3 माह की वो बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपने धारा 9 का उपयोग किया, आप गए 3 माह तक आपने क्या कर दिया, 3 माह के अंतर्गत आपने परिवाद दर्ज करा दिया, तो आपका पूरा सुनवाई शुरू हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ घटना हुई और आप एकदम असमर्थ हो गए जाने के लिए और आपका 3 महीना बीत गया, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, तो आपको असमर्थता का पूरा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और आपके बदले जो आपका विधिक वारिस होगा या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि जो व्यथित महिला के साथ रहता हो, या बोल सकते हो जो आयोग जिसको बोलेगा कि हाँ संबंधित व्यक्ति भी आके क्या कर सकता है, परिवाद जो है दाखिल कर सकता है, तो बिल्कुल कराया जा सकेगा। 3 महीने के बाद भी उस स्थिति में दे दिया जाएगा, पर कंडीशन अगर खराब हुई तब, नहीं तो 3 महीना ही रहता है। 3 महीने के बाद अगर आप बोलोगे तो आप पे कोई सुनवाई नहीं है। 27वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा आज का क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि मुझे पूरा जो है कॉन्सेप्ट भी बताते चलना पड़ रहा है। कार्यस्थल पर जो महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होता है उसका अधिनियम 2013 ये प्रभाव में कब आया था, ये पूरा मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है, वही प्रतितोष प्रतिषेध वगैरह वाला जो चीजें हैं वो पूरा आप लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होता है इससे संबंधित जो अधिनियम आया था इसको रोकने के लिए 2013 में, ये पूरे बोल सकते हो एक प्रकार से लागू कब हुआ, तो 9 दिसंबर 2013 को पूरा जो है लागू हुआ था, पूरा भारत में लागू हो गया था 9 दिसंबर 2013 को। याद रखना 9 दिसंबर 2013, ठीक है, 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत नियोक्ता को अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होने पर कितना अर्थदंड दिया जा सकेगा। मान लीजिए कोई नियोक्ता है, उसने अधिनियम के मानदंडों को पूरा नहीं किया, उसने गलती किया था, तो उस पर अर्थदंड कितना लग सकता है, तो 50,000 से ज्यादा का अर्थदंड भी वसूला जा सकता है उनसे। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अधिनियम के तहत शिकायत आप किस रूप में कर सकते हैं, तो शिकायत आप कर सकते हैं किसमें, लिखित रूप में। अगर आप किसी कारणवश जो है लिखित रूप में नहीं कर पाए तो आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों की फिर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो पीड़िता की मदद करे कि वो किस रूप में शिकायत अपना दर्ज करवाए, मौखिक करवाएगी कि क्या करवाएगी, पूरा आयोग की फिर जिम्मेदारी हो जाती है। आयोग की नहीं मतलब आंतरिक जो शिकायत समिति बनती है उसकी फिर जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा जिलाधिकारी फिर जो है निर्धारित करेगा कि पीड़िता किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए। तो ये पूरा अधिनियम के तहत है। शिकायत तो लिखित ही होगी, अगर लिखित ना कर पाए तो आंतरिक शिकायत समिति जो रहेगी जिसके पास ही आप जाके शिकायत करवाओगे उसके सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वो आपको मदद करे। फिर उसके बाद 30वें नंबर का क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न में क्या क्या शामिल हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी महिला को उसके इच्छा के खिलाफ छूने की कोशिश करना यौन उत्पीड़न है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए आप उससे मांग कर रहे हो, अपने जूनियर को आप प्रमोशन देके प्रलोभन देके उस प्रमोशन का प्रलोभन देके उनसे रिश्ता रखने की बात कह रहे हो, अश्लील उनसे बातें कर रहे हो, उनको अश्लील चीजें दिखा रहे हो, वीडियो भेज रहे हो या बातचीत करके लिख कर छू कर किसी भी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो यह सारी
सारी चीजें यौन उत्पीड़न में आती है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको बताने योग्य मतलब बताने के लिए नहीं है। ये सारी चीजें आप प्रश्न में खुद ही बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए आपके लिए बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है, मतलब आपके साथ यौन उत्पीड़न कहीं ना कहीं हो रहा है, और अगर आप उसके लिए एग्री नहीं हो तब की बात है। अगर सामने से आप एग्री हो, आपके साथ ये सभी चीजें कोई बात कर रहे हैं और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप यौन उत्पीड़न में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, आपकी मर्जी के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही है तो आप उसको यौन उत्पीड़न कहोगे। ये चीज ध्यान रखना। महिलाओं का कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उससे संबंधित जो 2013 में आया था हमारा अधिनियम, इसकी अधिसूचना कब आई थी ये भी याद कर लो। तो 22 अप्रैल 2013 को अधिसूचना आई। 9 दिसंबर 2013 को ये पूरे भारत में एक तरीके से क्या हो गया, प्रावधान जो है पूरा लागू हो गया और एक प्रकार से एक्टिव हो गया कह सकते हो आप। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 2013 से पूरा एक्टिव हो गया है ये अधिनियम। बाकी अधिसूचना तो 22 अप्रैल को ही आ गई थी, 22 अप्रैल 2013 को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रभावशील होने में थोड़ा समय लग जाता है ना। उसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध तथा प्रतितोष अधिनियम 2013 का विस्तार कहां होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये संपूर्ण भारत में है, यानी कि इसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। संपूर्ण भारत ही लिखा हुआ है, धारा 1 के अंतर्गत ही आपको मिल जाएगा। ये संपूर्ण भारत में लिखा हुआ है, वहां पे याद रखिएगा ये पॉइंट को, संपूर्ण भारत में। अगर किसी व्यक्ति को जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर उसको फास्ट लगता है, स्लो मोड पे बिल्कुल देखिए, हर एक पॉइंट को समझिए किस धारा में किस चीज की बात किया गया है। यहां से केवल मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा रही हूं, इसीलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ाती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाती हूँ। पर बाकी जितने लोग हैं वो या तो उसको देखते नहीं है, और दूसरी चीज बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही करवा दो, तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म ही पकड़ ली हूँ। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही मैंने करवा दिया है। यहाँ तक 32 क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे। अब हमारा एक नेक्स्ट जो है वो आप देख लीजिए जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से संबंधित है। ये बातें आपको कॉन्सेप्ट में ही पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीजें जानना भी जरूरी है, और ये सारी चीजें आपको प्रश्न में आएगा तो काम ही आएगा आपका। ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका है पहला, आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग का गठन हुआ है, तो उद्देश्य क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है बाकी चीजों में तुक्का मारने में भी आसानी हो जाएगी, देख लिए रहो। छत्तीसगढ़ राज्य में गठन के उपरांत दिनांक 24 मार्च 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अस्तित्व में आया। राज्य गठन के पश्चात आपको पता होना चाहिए कब आया, 24 मार्च 2001 को, पहले ही बात कर चुके हैं। उद्देश्य क्या था, महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारात्मक वैधानिक उपायों की सरकार को सिफारिश करना, शिकायतों के निराकरण की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए सभी नीतिगत परामर्श सरकार को देना, उसके अलावा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार को सुझाव भेजना, महिलाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाना, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर गहन अध्ययन करना, उसके अलावा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की जानकारी संकलित करना। ये सभी के कारण ही महिलाओं का जो आयोग है, राज्य महिला आयोग है, उसका हमने गठन किया। ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, तो उद्देश्य एज इट इज आपसे कथन में पूछ सकते हैं। कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं या कूट वाले क्वेश्चन वहां पे आपके काम आ सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपके काम आ सकते हैं। चलिए हम बाकी आगे और बता देते हैं जो पॉइंट आपके काम आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रमुख दायित्व क्या है, कार्य दायित्व, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बना सकता है, जिसमें गलत सही आपको देखना पड़ेगा या फिर चुनना पड़ेगा। तो इसमें भी देख लीजिए क्या क्या होंगे। महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विनियमों के अधीन प्रावधानित संरक्षणों से संबंधित मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना। मतलब जो भी विनियम या संविधान में महिलाओं संबंधित जो अनुच्छेद है, सबका अन्वेषण और परीक्षण करना इनका क्या रहेगा, कार्य रहेगा। संविधान या अन्य विनियमों में महिलाओं के संरक्षण हेतु किए गए जो उपबंध है, उनके मामलों को प्राधिकारियों तक ले जाना। मतलब अगर आपको लग रहा है कि किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में या किसी विनियम में महिलाओं के संरक्षण हेतु जो उपबंध किए गए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, तो भी आप प्राधिकारियों को बताओगे।
उसके अलावा महिलाओं के संरक्षणों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को क्या दोगे, आप प्रतिवेदन दोगे कि महिलाओं का संरक्षण किस किस तरीके से और किया जाना चाहिए। आप किसको सूचित करोगे, सरकार को सूचित करोगे। महिलाओं की हम नहीं सूचित करेंगे, मतलब आयोग सूचित करेगा। महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास की योजना तैयार करेगा आयोग, और ये पूरा प्रक्रिया में जो है भाग भी लेगा। महिलाओं के ऐसे मुकदमे जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते हो, उनको क्या करना, धन देना। मतलब ऐसे कई मुद्दे होंगे जिसको आप जो है मुकदमा जो है दाखिल करने के लिए आपको धन देना पड़ेगा, ताकि वो मुकदमा अच्छे से लड़ा जा सके और महिलाओं को न्याय मिल सके। महिलाओं को आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पर गहन विचार करना, अध्ययन करना, ये भी क्या रहेगा, महिला आयोग की जो है प्रमुख कर्तव्य रहेंगे, प्रमुख दायित्व रहेंगे कि वो महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों पर विचार विमर्श करे और उसके संबंधित जो है शासन प्रशासन को क्या दे, निर्देश दे और परामर्श दे एक प्रकार से। तो परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगी जो महिलाओं के भले के लिए सरकार को परामर्श देगी। उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रसूति सुविधा से वंचित करने के विरुद्ध जो कार्य हो रहे हैं उन पर भी ये क्या करेगी, निगरानी करेगी, उनको भी देखरेख करेगी। उसके अलावा महिला की कार्य स्थलों, महिला बंदी गृहों, महिला सुधार गृहों, महिला आश्रय गृहों का निरीक्षण भी करेगी। उसके अलावा क्या करेगी, सुधार हेतु सरकार से सिफारिश भी करेगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों जैसे विवाह हो गया, दहेज हो गया, दहेज प्रथा, बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़, अनैतिक व्यापार हो रहा है, प्रसव नसबंदी के समय चिकित्सीय उपेक्षा, ये सभी चीजों से महिलाओं को अगर सामना करना पड़ रहा है तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले ऐसे अपराधों को भी संकलित करेगा, ऐसे अपराधों की भी जांच करवाएगा। महिलाओं पर अत्याचार एवं अपराध के विरुद्ध परित्यक्त तथा निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास से संबंधित जो शिकायतें हैं वो भी प्राप्त करेगा। मतलब कहीं पर महिला से अत्याचार हो रहा है क्या, कहीं उनको बाहर निकाल दिया गया है क्या उनको निराश्रित कर दिया गया है, इन सब जो भी शिकायतें आएंगी, इनसे संबंधित जो भी शिकायतें आएंगी उस पर भी ये क्या करेगा, शिकायतों को प्राप्त करेगा और संबंधित जो महिलाएं हैं, चाहे परित्यक्त हो, निराश्रित हो या जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हो, उनको न्याय दिलाएगी। महिलाओं के संबंध में राज्य सरकार के जो नीतिगत निश्चय होंगे उनको पालन करने के संबंध में ये क्या करेंगी, सलाह भी दे सकती हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानून के प्रति जानकारी प्रदान करना भी महिला आयोग का कर्तव्य होगा। इसके लिए वो सेमिनार आयोजित कर सकती हैं, शिविर आयोजित कर सकती है, मीडिया के माध्यम से भी बता सकती हैं। अगर मीडिया में गलती से कोई खबर ऐसा छपा है जो किसी महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाता हो, जो किसी महिला के उत्पीड़न की घटनाओं को प्रेरित करता हो, तो उस पर भी ये संज्ञान लेके उन पर कार्यवाही करवा सकती हैं, याद रखिएगा। मेरी आवाज थोड़ी बहुत थकलाती है जल्दी जल्दी पढ़ाने में, उसके लिए क्षमा करिएगा ना। चलिए, टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 1800 233 4299, ये छत्तीसगढ़ के महिला आयोग का टोल फ्री नंबर है, देख लीजिएगा। महिला अदालत क्या होती है, इसी के अंतर्गत देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं या दहेज प्रताड़ना, तोहनी प्रताड़ना जैसी बातों से पीड़ित हैं, संपत्ति विवाद से परेशान हैं और पुलिस या न्यायालयी कार्यवाही से बचना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ग्रामीण महिलाओं की शिकायत की सुनवाई महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में 20 सदस्यीय समिति करेगी। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत उस परियोजना कार्यालय स्थित जो आपका ग्रामीण महिला अदालत है उसमें भेज सकती है या स्वयं प्रस्तुत कर सकती है। कहने का मतलब है महिला अदालत क्या होगा, अगर कोई महिला चाहती है कि उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है वो कहाँ पे ना जाए, पुलिस कार्यवाही करवाने ना जाए या न्यायालय में ना जाए। मतलब कई महिलाओं को लगता है ना डर पुलिस के पास जाने में, न्यायालय के पास जाने में, तो उनके लिए एक पूरक व्यवस्था हमने किया है महिला अदालत का। ये महिला अदालत लगेगा कहाँ, विकास खंड स्तर पे जो हमारा महिला एवं बाल विकास की जो परियोजना कार्यालय होता है वहां पे लगेगा। वहां पे 20 सदस्य जो है समिति बैठेंगे और इनके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और महिला अगर चाहे तो अपना परिवार जो है स्वयं भी भेज सकती है या फिर किसी के माध्यम से या अदालत में भी भेज सकती है, देख लीजिएगा इसको, है ना। मतलब महिला अगर नहीं जाना चाहे तो उसके लिए एक है। चलिए, महिला अदालत नियमावली देख लीजिए, ये मैंने महिला आयोग की वेबसाइट से निकाली हुई है, कुछ पॉइंट हो सकता है कहा जाए क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 8(1)(2) के अंतर्गत राज्य महिला आयोग को भेजे जाने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए विकास खंड स्तर पर एक एक समिति गठित की जाएगी। ऐसा ये बोला गया है महिला अदालत नियमावली में। जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम है
वो 1995 की धारा 8 की उपधारा का दूसरा पॉइंट है ये, जहां पे ये बात बोलता है कि एक एक समिति जो है विकास खंड स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए बनेगी। विकास खंड स्तरीय समिति में 20-20 सदस्य होंगे, एक एक समिति है तो 20-20 सदस्य होंगे उसमें, जिसमें विकास खंडों से जो भी प्रस्ताव आएंगे प्राप्त, उनका क्या करेगा, चयनित किया जाएगा। उसके अलावा पॉइंट दिया है सदस्यों को समझौता संबंधी सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, ये भी महिला अदालत के लिए है। चयनित जो सदस्य होंगे माह में कम से कम एक बार जिला महिला बाल विकास के परियोजना कार्यालय में बैठेंगे और जो भी प्राप्त शिकायत है उनको पंजीबद्ध करवाकर क्या करेंगे, पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई करेंगे। यानी कि ये जो महिला अदालत में बैठने वाले सदस्य हैं, 20-20 सदस्य हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको सारी चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए और ये जो सदस्य हैं एक बार जाकर जिला स्तर पर भी बैठक करें और वहां पर भी जाकर क्या करें, प्राप्त जो शिकायतें हैं उनको पंजीबद्ध करके सुनवाई करे। कम से कम 5 प्रकरण होने पर सुनवाई हेतु सम्मिलन बुलाया जा सकता है। मतलब 5 प्रकरण है तो एक सम्मिलित रूप से जो है सुनवाई करने के लिए बुला सकते हैं इन लोग। प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में क्या करेंगे, इन लोग पंजीबद्ध करेंगे, तो ये भी दिया गया है। उसके अलावा कोरम क्या होगा, 50% होगा। अगर जो समिति बैठी है उसमें 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। उपस्थित होने वाले सदस्य को परिवहन जो व्यवस्था है वो स्वयं के साधनों से करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए सरकारी खर्चा नहीं दिया जाएगा, जो भी खर्चा होगा स्वयं के जो है साधन से करना पड़ेगा। साधनों का जो है बोल रहा है सदस्यों को भुगतान की जाने वाली राशि की एक पंजी रखी जाएगी जिसमें उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जिस भी सदस्य को पैसा वैसा दिया जा रहेगा पूरा पंजी पे उसका निगरानी रखा जाएगा, पूरा नोट किया जाएगा। विकास खंड स्तर के प्रत्येक सम्मेलन के लिए निर्धारित राशि ₹500 राज्य महिला आयोग में से दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रत्येक सम्मेलन जो विकास खंड स्तर पे बुलाया जाएगा, इन सदस्यों का बैठक बुलाया जाएगा, सामान्य भाषा में बोले तो प्रति बैठक के लिए 500 रुपए निर्धारित है महिला आयोग द्वारा। विकास खंड स्तरीय समितियों की सुनवाई एवं निपटारा हेतु राज्य महिला आयोग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतलब कहा जा रहा है इन समिति के सदस्यों को सुनवाई करने और निपटारा करने के लिए महिला आयोग क्या करेगी, प्रशिक्षण भी देगी। विकास खंड स्तर पर न निपट सकने वाली जो जटिल समस्याएं होती है उनको कहाँ भेजा जाएगा, तो समिति के सदस्य राज्य महिला आयोग को क्या कर सकते हैं, प्रति प्रेषित कर सकते हैं। उसके अलावा जिला स्तरीय समिति गठित हो जाने पर उक्त प्रकरण जिला स्तर पर भेजा जा सकेगा। मतलब विकास खंड स्तर पर सुनवाई कर रहे हैं, निपटारा कर रहे हैं, अगर कोई परिवार की सुनवाई करने में जो विकास खंड स्तरीय समिति है वो असमर्थ है या उसको लग रहा है कि हमको ऊपर भेजा जाना चाहिए तो राज्य महिला आयोग को भेज सकता है। लेकिन मान लो जिला स्तरीय पर कोई समिति है जो उस प्रकरण को जो है देख सकती है तो पहले जिला स्तर पे भेजा जाएगा। अगर जिला स्तर वाला भी है उसको नहीं देखेगा तब जाके वो कहाँ जाएगा, राज्य के पास जाएगा। हायरार्की बनी रहती है। कुछ लास्ट पॉइंट है जिसको देख लीजिए। पक्षकारों को नोटिस की तमीली परियोजना कार्यालय के भृत्यों से कराया जाएगा। इसके लिए एक भृत्य को 50 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मतलब आपको पक्षकारों को नोटिस भेजना है, इसके लिए एक भृत्य होता है, भृत्य बोलते हैं, उसको बैठाया जाएगा, प्रति माह 50 रुपए दिया जाएगा। एक जो नोटिस है उसको चिपकाने के लिए बोल सकते हो आप। विकास खंड स्तरीय समिति समझौता वाली प्रकरणों पर ही अंतिम निर्णय देगा। अन्य प्रकार के प्रकरणों में राज्य आयोग का अनुमोदन आवश्यक है। यानी जहां पे समझौता वगैरह हो रहा है मान लो 2 पक्षों में, तो वहां पे विकास खंड स्तरीय समिति जो है पक्ष पर जो है फैसला सुना सकती है। बाकी ज्यादा कुछ करना होगा, बड़ा प्रकरण होगा तो राज्य आयोग करेगा। विकास खंड स्तरीय जो समिति है किसी भी प्रकार की शंका या कठिनाई आने पर किससे मार्गदर्शन ले सकता है, तो राज्य महिला आयोग से ले सकता है। समिति के सदस्यों से सद्व्यवहार और सहानुभूति की अपेक्षा की जाती है। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा कदाचरण करने पर उन्हें पंचायत समिति द्वारा हटाया जा सकेगा। मतलब पंचायत समिति चाहे तो जैसे विकास खंड है तो विकास खंड स्तर पे भी तो जनपद पंचायत समिति होती है ना, जिला स्तर है तो जिला पंचायत समिति होती है। तो जो पंचायत समिति जहां पे भी रहेंगे वहां के समिति के सदस्य जो है इनको हटा सकते हैं। अगर इन जो समिति बैठी गई है उनके सदस्य कोई गलत काम करते हैं तो पंचायत समिति जो है उसको हटा सकती है, ये याद रखिएगा। राजस्व अधिकारी और उस क्षेत्र के थाना प्रभारी भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। जो भी राजस्व अधिकारी होंगे संबंधित क्षेत्र में, संबंधित विकास खंड में या थाना प्रभारी होंगे वो भी जाके बैठक में भाग ले सकते हैं। जितने भी सदस्य समिति में रहेंगे, चाहे विकास खंड हो चाहे वो जिला स्तर पे बैठी हुई समिति हो, उपचार के लिए वो 3 वर्ष
3 वर्ष तक क्या रह सकते हैं, उसमें सदस्य रह सकते हैं, और वो चाहे तो अपना स्वेच्छा से त्याग पत्र पहले भी दे सकते हैं। तो ये समिति से संबंधित है। जो महिला आयोग में जो महिला अदालत है उससे संबंधित जो समितियां बनती है उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो मैंने लगभग करवा दिया है। तो यहाँ तक ही देखिएगा, इससे ज्यादा मत देखिएगा। हो सकता है किसी को हौच पौच लगा हो, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल है, और डिटेल को हम जो है एक साथ इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि समय कम है। तो बिल्कुल इसके 2 बार 3 बार देखिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा बात। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और जल्दी से हम लोग अधिनियम पे लेके आते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद हम लोग को जो है एक खत्म कर देंगे। और एक क्लास हम लोग ऐसा लगाएंगे जिसमें सारी चीजें जो छोटी छोटी हर चीज हो वो एक जगह पे कंप्लीट हो जाए, जिसमें आप लोग का जो टॉपिक रहेगा डिमांड उसको बिल्कुल नीचे डाल दीजिएगा। चलिए अभी के लिए ओवर करते हैं।